अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी, एनर्जी भी आएगी और प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है, आपको मालूम है कि वो जर्मनी से अब लंदन पहुंच गए हैं और वहाँ पे कल एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे फ्यूचर के लिए उसकी ज़्यादा इम्प्लिकेशन इसलिए होंगी कि अगर उधर से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं तो हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है उसको ओवरकम करने में इंशाल्लाह मदद मिलेगी और हम देखेंगे कि फोर्सिएबल फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकॉनमी पे और ज़ाहिर है कि फिर हमारे जो लोग हैं, आवाम हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। तो इसका मैं आपको एक थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि पिछले दिनों में हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने एक रोड मैप दिया है जिसको वो कह रहे हैं कि जो बाकी हुकूमत का टेन्योर है इसके दौरान वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। 14 निकाती ये एक रोड मैप है। इसके मैं चीदा चीदा आपको चीज़ें बताता चलता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 2018 तक जो ग्रोथ रेट है वो हम 7% तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल जो कम्पेटिटिवनेस है और प्रॉस्परस पाकिस्तान के लिए ये ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम जो माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर हम काफ़ी ज़ोर देंगे और उसमें जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको हम लेके आएंगे ताकि जो तरक्की के अहदाफ हैं वो हासिल किए जा सकें। महंगाई को उनका ख्याल है कि हम सिंगल डिजिट तक ही रखेंगे और साथ साथ फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करके 4% तक वो समझ रहे हैं कि हम लेके आएंगे और उससे ज़ाहिर है कि इकॉनमी जो है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनका ख्याल है कि 22 अरब डॉलर्स तक हम ले जाएंगे इन 3-3.5 सालों के दौरान। और साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है उसका उनका हदफ है कि 20% तक हम इसको लेके जाएंगे। सनती तरक्की की शरह जो है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि 8% तक हम इसको लेके जाने का इरादा रखते हैं। पब्लिक डेट जो है उसको कम करके जीडीपी का 55% तक लाएंगे और जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो बढ़ाकर 15%। ये बहुत बड़ी बात है कि 15% तक अगर हम चले जाते हैं तो हमारा जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसके समराज जो हैं वो आवाम तक आने शुरू हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि 32 अरब डॉलर्स तक लेके जाने का इरादा है और साथ साथ जो सेहत और तालीम है उसके ऊपर 4% जीडीपी का जो है वो खर्च करेंगे। और साथ साथ गुर्बत में जो है कमी वो एक बहुत बड़ा असर है उसका कि वो एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी और साथ साथ वल्नरेबल जो लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है, मुस्तज़ईफ़ीन जिनको कहा जाता है, उनकी मदद की जाएगी। और बिजली की जो सप्लाई है उसको बेहतर करने के लिए जो आउटेजेस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। कुदरती गैस की सप्लाई जो है उसको बढ़ाने के लिए उसमें एक्सप्लोरेशन है, उसमें फिर प्रोडक्शन है और फिर उसमें कई दफ़ा इंपोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं, इसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर बैकग्राउंड हमारा ये होगा प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो उन्होंने जर्मनी और अब लंदन में है उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। इसी वाले से बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुआशी तजिया निगार और हमारे बड़े प्यारे और रिस्पेक्टेबल दोस्त जनाब एहतशाम उल हक साहब। एहतशाम भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। एहतशाम भाई, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो इसहाक डार साहब ने, आपको याद है कि हाल ही में जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने ये एक 14 निकाती रोड मैप दिया था। मैं अभी उसके कुछ सेलियंट फीचर्स बता रहा था। आप समझती हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये मैनेज की जा सकती हैं जो रेस्ट ऑफ टेन्योर है इस हुकूमत का? देखिए सरार, अब एक चीज जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बन रही है वो ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है ना वो रीजन का खराब हो गया है। इसमें अफगानिस्तान भी है, फिर जिस तरह बच्चे को पता है दहशत गर्दी है और फिर लॉ एंड ऑर्डर का हमारा मसला है। तो ये सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं इसकी वजह से बहुत सारी जो हुकूमत की कोशिश होती है या फॉर दैट मैटर इवन पहली हुकूमतें भी जो है ना वो किसी हद तक जो करना भी चाह रही थी नहीं हो पाया, या अब जो हुकूमत को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि सिक्योरिटी का माहौल। अभी आप जिक्र कर रहे हैं जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब जर्मनी गए हैं, अजला मार्कर जो है ना उन्होंने भी कहा है कि जी वो चाहेंगी कि उनके इन्वेस्टर पाकिस्तान में है, लेकिन सिक्योरिटी जो है ना वो एक पाकिस्तान में एक मसला है। और वाकई में क्या है, ये ना आप जितला सकते हैं ना मैं जितला सकता हूँ, जो हमारे रीजन में हो रहा है अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और इवन अब देखें चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में पैदा हुआ है। वो भी चाहता है कि अफगानिस्तान अगर स्टेबल नहीं होगा तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। लिहाजा मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इसरार जरूरत इस वक्त है जो मेरी नजर में वो वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है ना उसको बेहतर करना। क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक तो मुल्क के अंदर है जो बहुत सारी इसकी वजूहत है, धरने में और मामला में है। एक ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है जो मेरे ख्याल है हुकूमत का एक ग्रेटर डेवलपमेंट एजेंडा है या इकोनॉमी को जो बेहतर करना है उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है। अब आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं कि इस हवाले से हुकूमत इतनी तवज्जो नहीं दे रही।
अब लोग ये सवाल उठाते हैं कि जी ये नेक्टा जो बननी थी और उसके बाद रैपिड फोर्स बननी थी, उसके लिए 22 अरब रुपया रखा गया था, लेकिन वो नहीं मिला, 1.5 साल हो गया है। और जबकि हमने देखा कि ये मेट्रो बस के लिए 20 बिलियन रुपया रख दिया गया। मेट्रो बस चले बनाए, अगर प्रायोरिटी में पहले कोई और चीज है तो उसको आना चाहिए। तो मुझे तो इतना लगता है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अल्लाह ना करे वो बेहतरी की तरफ उस वक्त नहीं जाएंगी कि जब तक के हमारे यहाँ एनवायरमेंट सिक्योरिटी का ठीक ना हो। तो सबसे बड़ी चीज है, मुझे देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो एक देखें सबसे बड़ा मेरा ख्याल है वन ऑफ द मेजर एलिमेंट है जो आपकी ओवरऑल जीडीपी को जो है ना वो फाइनली डिटरमिन करता है। अभी देख लें जिस तरीके से हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, 2007-2008 आखिरी साल तक जब $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, अब आप देख लें कि वो फिगर 450, 500, 600 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा रहा। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, लोग आना भी इतना पैसा है, वो कहते हैं जितनी इस वक्त लिक्विडिटी इस वक्त मौजूद है, इन्वेस्टर आना चाहते हैं, वो दुनिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में आते हुए डरते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात पैदा हो गए। अल्लाह करे कि ठीक हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी का मामला ठीक हो जाए। और फिर उसमें मुझे दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सियासी तौर पे ऐसा हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी क्रॉस द बोर्ड में कहूंगा कि नेशनल इंटरेस्ट का जिस तरह ख्याल इसरार होना चाहिए, मेरा ख्याल शायद उनको नहीं है। सारे लोग सियासत जो है ना वो अपनी जात और अपनी पार्टियों के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं कर रहे। एक मुद्दत होगी हम देख रहे हैं कि ये इशू है कि छोटे छोटे मुल्क बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद आप चले जाए बाकी जगहों पे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लिया है। हम वहीं पे खड़े हुए हैं, अब 2 कदम आगे जाते हैं और फिर 3 कदम वापस आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जरूरत यह है कि सारा का सारा फोकस सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के, और इसके लिए जो इमेज हमारा जो परसेप्शन है उसको बेहतर करने की जरूरत है। वैसे तो इतना देखें जो बाहर से लोग इन्वेस्टर आते हैं, अगले दिन एक अमेरिकन से बात हो रही थी, वो ये कहने लगा कि यार मैं जब पाकिस्तान में नहीं था तो मुझे बताया गया बड़ा खतरनाक मुल्क का नहीं जाना, तो मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है, हालात तो सब जगह ऊंच नीच थोड़ी बहुत है। ये परसेप्शन जो खराब हो गया और उसकी वजह एक हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज का झगड़े लड़ाई जो है ना, तो मुझे तो अब पर्सनली ये लगना शुरू हो गया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अब देखनी पड़ेगी। ये हार्ड इश्यू जो है ना जी, फिस्कल डेफिसिट कैसे कम होगा, इन्फ्लेशन कैसे कम होगी, जीडीपी ग्रोथ कैसे आएगी, हमारे एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, मुझे ये सारी चीजें इसरार माजब के साथ अब सेकेंडरी हैसियत में जाती नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा लेकिन श्याम भाई मुझे एक चीज बताएं ना कि ये जो अब जाहिर है हमने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया हुआ है और वो माशाल्लाह अच्छे ही तरीके से चल रहा है और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जाहिर है इस पे टाइम भी लगेगा, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला भी नहीं है और ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ हमें एफर्ट्स तो अपनी जारी रखनी पड़ेंगी। जिस तरह अब ये प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं, चाइना से होके आए हैं, फिर वो जर्मनी गए हैं, आज इंग्लैंड में हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसके सम्राट जो हैं वो आएंगे इंशाल्लाह? देखिए इसमें एक चीज तो इतरार बड़ी अच्छी होगी कि जिस तरीके से चाइना के प्रेसिडेंट का जो कैंसिल हो गया था, आपने देखा कि वो मुल्क की सूरत हाल है, धरने ऐसे चेंज और जो भी कंडीशन थी, अब उसके कॉन्टेक्स्ट में ये खबरें आ रही थी कि जब चाइना के सदर ने पाकिस्तान आना था, उसके बाद हिंदुस्तान जाना था, वो नहीं आए, तो आपने देखा कि हिंदुस्तान में बड़ी बंगली बजाएगी और फिर वहां ये कहा जा रहा था कि जी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन फाइनली इस रात आपने देखा कि सिर्फ $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई का ऐलान किया है वहां पे, जबकि हमारे यहाँ उनके चाइना के सदर के दौरे के वक्त कहा जा रहा था कि $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। अब अगर वो नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर हमारे वहां चले गए, तो वहां पे $45 बिलियन के एग्रीमेंट और एमओयू साइन हुए। तो उस लिहाज से तो बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि ये जो नुकसान हुआ था वो ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, परसेप्शन भी बड़ा बन गया। हिंदुस्तान के अखबार बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी हुकूमत को, ये कह के कि भाई आप तो शोर कर रहे थे $100 बिलियन की, $20 बिलियन आए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं तो वहां तो $45 बिलियन के एमओयूज और एग्रीमेंट हार्ड साइन हुए हैं। तो मेरा ख्याल है वो तो बड़ी हद तक वाटर डाउन हो गया, बड़ी हद तक सिचुएशन बेहतर हो गई। लेकिन यूरोप में आप चले जाए, जितना इंडियन मार्केट है वो आना भी चाहते हैं, उनके भी चाहते हैं, तो ये आएंगे तो सही, उनको कोई एक एपिटाइट तो है, लिक्विडिटी है, आना तो चाहेंगे। लेकिन मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि जितना पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है, जितना स्कोप है, काश ये हमारा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए, जो कि जाहिर लगेगा इसमें आज का एक दिन का काम नहीं है। हमारी फौज की बड़ी कुर्बानी है और फौज ही एक इंस्टीट्यूशन रह गया, अल्लाह करे ये कामयाब रहे और इंटैक्ट रहे। यही आप देख लें कि चाहे तूफान है,
चाहे कोई और मसला है, कोई वॉर ऑन टेरर है, सब जगहों पे सदकों में ये पहुंच रहे होते हैं। आज भी आप देख लें जिस तरीके से सातों एजेंसियों में जिस तरीके से वॉर ऑन टेरर लड़ी जा रही है, तो फौज ही कुर्बानियां दे रही है। तो मेरा ख्याल है फौज के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल प्लेयर जो है ना, इनको भी सोचना होगा कि भाई अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको कैसे कम करें, ताकि ये उनकी पर्सनल एम्बिशन जो है या वैसे पार्टी के एम्बिशन। श्याम भाई मुझे एक चीज बताएं, जिस तरह आपने मीडिया जो इंडियन मीडिया उसका जिक्र किया है, हम लोग अपने मुल्क के बारे में जो अच्छी खबरें हैं हम अपने मीडिया में नहीं देखते हैं, हम रोज़ाना देखते हैं कोई ना कोई नेगेटिव खबर ही जो है हमारी लीड बनी हुई होती है। तो कुछ हमारे जो मीडिया में दोस्त हैं उनको भी ये चाहिए कि जो पाकिस्तान का जो परसेप्शन, जिस तरह आपने बात की है, और परसेप्शन इज़ ऑलवेज लार्जर दैन द रियलिटी, तो उसको बेहतर करने में कुछ हमारे मीडिया को भी तो रोल प्ले करना चाहिए। चलें ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया हमारी नहीं सुनता, लेकिन कम से कम हमारे जो मीडिया है वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें सामने ला सकता है ना। देखिए इसरार, मुझे याद आ रहा है कि जब परवेज मुशर्रफ सदर थे और इंडिया गए थे और उनकी मुलाकातें जब हुई थी उनकी लीडरशिप, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फॉरेन मिनिस्टर ने की थी, तो आप यकीन करें मैंने पहली दफा वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि इंडिया का प्रेस, इंडिया के रिपोर्टर जो है ना वो ऐसे साहिबाना सवाल पूछते हैं कि वो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं पूछी। उससे लग रहा था कि वो सारी की सारी साउथ ब्लॉक उनका फॉरेन ऑफिस जो डायरेक्शन देता वो कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, बुलाते नहीं है, फॉरेन ऑफिस से कम राब्ता रहता है लोगों का, और दूसरा हमारे यहाँ नेगेटिविटी। आप बिल्कुल यही बात सही कह रहे हैं कि हमारी अच्छी चीज भी जो है ना वो अगर हुकूमत की या उनके स्पोक्समैन की जो मैनेजर्स हैं, इकोनॉमिक मैनेजर, उनकी कहीं कमजोरी नजर आती है कि वो हाईलाइट नहीं कर पाते, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी ये रेटिंग के चक्कर में और एक से एक बढ़ के नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाती है। इंडिया में नहीं है। अब देखिए इंडिया में हर इलेक्शन पाकिस्तान की कॉस्ट पे लड़ा जाता है, पाकिस्तान को मुद्दे इस्लाम से आके लड़ा जाता है। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है कोई इंडिया का नाम ही नहीं लेता। तो उनका तो एक मेरा ख्याल है शायद उनकी सर्वाइवल मीडिया की होगी कि पाकिस्तान को गाली दो, क्रिटिसाइज करो, तो वो बात बनती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो हमें भी अब शायद ग्रो करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है श्याम साहब। मुझे याद है जब आप भी गए थे और मैं भी वहाँ पे होता था, ये एग्जैक्टली आपने वही बात की जो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि वहाँ पे हमारा जो मीडिया होता था, जब भी प्रेसिडेंशियल ट्रिप होता था तो उसमें हम लोग नेगेटिव चीज़ों के उसको कुरेदने में पड़े हुए होते थे, और वो जो थे इंडियंस होते थे वो हमेशा पहले पूछते थे जाके अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों से कि हमने कौन सी लाइन लेनी है, और जो भी लाइन लेनी है वो सब ने इकट्ठे मिलकर लेनी है। तो ये जो चीज़ें, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाई है हुकूमत ने 2013-2018 जो है, उसमें आप देख रहे हैं कि यूरो बॉन्ड वाला भी इशू जो है वो भी $2 बिलियन का तकरीबन हुआ है, और फिर साथ आप ये भी देखें कि अब स्कूक के ऊपर $1 बिलियन के स्कूक बॉन्ड पे काम कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा इंशाल्लाह? देखिए इसरार, इसमें एक चीज तो है कि जिस तरीके से आपने देखा यूरोप बॉन्ड के लिए गए थे 500 मिलियन डॉलर के, तो डार साहब को $2 बिलियन जो है ना वो उनका उसके हवाले से कामयाबी हुई थी। और ये सुकूक का भी $1.5 से $2 बिलियन का ये प्लान कर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है। लेकिन आप देखें ना OGTC हमें वो 10% उनके शेयर जो है ना बेच के, तकरीबन ये टोटल 330 शेयर थे, 330 के करीब, वो उनका नुकसान हमें ये हुआ कि आप देख लें कि ये मुल्क में जो हालात पैदा हुए, प्लस एक पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आई है, फिर ओवरऑल थोड़ा सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है ना वो थोड़ी सी खराब हुई है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि ये जो OGTCL की डील होते होते जो तकरीबन $800 मिलियन के करीब पहुंचनी थी, ये नीचे आ गई $400 मिलियन। अच्छी बात हुई कि हुकूमत ने उसको कैंसिल कर दिया कि ये ना लगे कि डेस्परेशन में ये बेचने हैं। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि मुल्क में पीपल्स पार्टी और बाकी सब लोगों ने कहा कि ये निस्कारी हो रही है, बेचना चाहिए, खिलाना गलत है। जबकि आप देख लें स्टील मिल का बेड़ा गर्क हो गया, वो अब पता नहीं 32 बिलियन से ज्यादा। ये स्टील मिल के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। श्याम भाई आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये स्टील मिल का मामला वाकई टेकअप करने वाला है। हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो डाउन द ड्रेन भेजते रहें और हमें पता ही ना हो। तो इसी वाले से लेकिन बात करेंगे, और इस वक्त हमारा जो इशू है उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और SDPI के बड़े ही अच्छे माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुलैरी साहब, मैं बात कर रहा था अभी शामुल हक साहब के साथ, और उस प्लान की जो आपने भी देखा होगा कि इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों में एक 14 पॉइंट एक रोड मैप दिया है तरक्की का, जो उनका बाकी हिस्सा है रह गया है टेन्योर का।
इसमें वो कहते हैं कि पूरा करेंगे, जिसमें मैं अभी बता रहा था कि महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाना है, फिजिकल डेफिसिट जो है उसको 4% तक लेके आना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उनको 22 अरब डॉलर्स तक लेके जाना है, सनती तरक्की की शरह जो है 80% लेके जानी है, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 20% तक। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये काफ़ी हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो रोड मैप है, आप समझते हैं कि इसके कितने चांसेस हैं पूरे होने के, और जब पूरा हो जाए अल्लाह करे तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तानी इकोनॉमी पे? जी देखिए, रोड मैप तो डेफिनेटली एक विजन होती है, वे फॉरवर्ड होता है, और उस वे फॉरवर्ड के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स जो है उनका होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। हमारे केस में अगर जो प्री रिक्विजिट की मैं बात करूं तो वो मुझे मेजर 3 उसमें प्री रिक्विजिट्स लगती हैं। पहली जो है वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है। बदकिस्मती से जिस तरह की पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने पिछले चंद माह में देखी, ठीक बात। अगर ये दोबारा इस तरह से कंटिन्यू हो जाए तो डेफिनेटली ये एक मेजर वो बनेगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक बनेगा, स्पीड ब्रेकर बन जाएगा। ठीक। दूसरे हमारे केस में जो प्री रिक्विजिट है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी की सिचुएशन। इसमें खुशाइन बात ये लग रही है कि पहली दफा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक पेज पे लगती है, स्पेशली ज़रब के हवाले से। और यकीनी तौर पे अगर हम दहशतगर्दी को थोड़ा सा मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस रोड मैप को आगे बढ़ने में काफी उससे मिलेगा, फैसिलिटेट करेगा। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एनर्जी का फुकदान है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो सर्विसेज की बात करते हैं, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे GDP के, तो उन सब के लिए एक चीज जो कि मुश्तरक है वो है कि सबको किसी न किसी शक्ल में एनर्जी जो है उसकी कॉन्स्टेंट सप्लाई जो है वो चाहिए। इस वक्त हमें जो विंडफॉल इफेक्ट नजर आ रहा है वो बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की गिरती हुई कीमतें हैं। शेल गैस जो बढ़ रही है, तेल की कीमतें जो है वो कम होती जा रही हैं, और अल्लाह करे कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह से चलता रहे तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो जो आखिरी 2 फैक्टर है उन पे तो शायद हम कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाए। जो पहला फैक्टर है पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, उसके लिए मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी को हमें पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक बात। इकोनॉमी एक ऐसी चीज होती है जिसपे कि पोलिटिकल विजडम की जरूरत होती है, जिसके लिए पोलिटिकल विलिंगनेस की जरूरत होती है, ना कि उन इश्यूज को पोलिटिसाइज कर दिया जाए और जिसके नतीजे में एक जीरो सम गेम बन जाए। क्योंकि अपोजिशन जो कि गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है वो भी यकीनी तौर पर यही चाह रही होती है कि मुल्क जो है वो एक मजबूत इक़्तिसादी बुनियादों पे खड़ा हो, और हुकूमत जो है जाहिर है वो एक वोट लेके मैंडेट लेके आती है, उसकी तो ख्वाहिश होती है कि मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की हो। तो यहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत दोनों को मिलके एक इकोनॉमिक एजेंडा जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली आप सुलेख साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जितने भी 14 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं ये सारे के सारे बेस करेंगे इन 3 फैक्टर्स के ऊपर कि सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपका एनर्जी क्राइसिस जो है उसको आप ओवरकम कर लें, तो फिर आप अपनी जो विजन है उसको आप मटेरियलाइज कर सकें। फिर इसमें कोई डाउट नहीं कि ये 14 पॉइंट के इससे कहीं ज्यादा इक़्तिसादी तरक्की जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सुलेख साहब कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है, अभी प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा कि वो बहुत बड़ा एक अच्छा दौरा करके चाइना से आए, फिर उधर जर्मनी में गए हैं। जर्मनी वालों ने भी कहा है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को भेजेंगे वहाँ पे पाकिस्तान में। तो अब कल एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये स्पेसिफिकली एनर्जी से रिलेट करेगी लंदन में। तो आप समझते हैं कि ये जो जब प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे तो उनके पास कम से कम इतना कुछ ज़रूर होगा कि जिससे हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है फोर्सिएबल फ्यूचर में वो अगर हल नहीं होता तो कम से कम हो जाएगा। देखिए किसान साहब, हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट के जो विजिट्स होते हैं उसका शायद हम रातों रात इम्पैक्ट नहीं देख पाते, लेकिन डेफिनेटली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट होता है। इन सारी चीजों की कामयाबी का दारोमदार इसके फॉलो अप होता है कि बाद में स्टेट मशीनरी जो है वो इन चीजों को फॉलो अप कैसे करती है। डेफिनेटली बीइंग टीम लीडर, प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा जो है एक तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम से कम अपने काउंटर पार्ट्स को ये मैसेज जरूर देने में कामयाब हो जाएंगे कि गवर्नमेंट जो है वो उसी तरह से उसकी रीट कायम है, और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा शेक होता हुआ नजर आ रहा था स्पेशली अगस्त के इंसिडेंसेस के बाद, वो कुछ ट्रस्ट उसमें बहाल हो जाएगा। MOUs और एग्रीमेंट जो साइन होंगे उसके बाद अब मेजर इम्तहान हमारी ब्यूरोक्रेसी का है। हमारे जो मुख्य अदारे हैं जो कि बैरूनी इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनका एक इम्तहान है कि अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो आते हैं पाकिस्तान में तो उनको हम किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, किस तरीके से हम उनको वन विंडो ऑपरेशन देते हैं, और कैसे हम
इन एग्रीमेंट्स को मटेरियलाइज करते हैं। अगर फॉलोअप कामयाब होगा तो यकीनन इनमें से कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो अच्छा, मटेरियलाइज हो लेकिन जाएंगे। जो इन्वेस्टर है सुरेश साहब उनसे मिलते भी रहते होंगे, मुझे बताएं कि जो इन्वेस्टर है उसको बेसिक कंसर्न तो सिक्योरिटी का भी होता है, साथ साथ उसको ये कंसर्न होता है कि जो मेरा प्रोसेस है जिसको कहते हैं वन स्टॉप शॉप, वो आराम से हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जिस तरह अभी आपने इशारा भी किया ब्यूरोक्रेसी की तरफ, तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसको भी थोड़ा सा ज़रा सीधा करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो कंसर्न्स हैं, ये मैं उस दिन सुन रहा था टेलीनॉर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि हम बड़े ही यहाँ पे खुश हैं, पाकिस्तान में प्रॉफिट जो है हमें बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, सिक्योरिटी भी हमारे लिए ठीक है। तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं जब बाहर जाएंगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए किसान साहब, मेरा ख्याल है फिजिकल सिक्योरिटी जो है ना वो इन्वेस्टर के लिए शायद एक कंसर्न हो, लेकिन इट्स नॉट द मेजर कंसर्न। मैं आपको 2 मुल्कों की मिसालें देता हूँ। वहाँ पे श्रीलंका की अगर आप मिसाल लें, श्रीलंका तकरीबन 2 दहाई खाना जंगी का शिकार रहा, और उसके बावजूद वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी उसके फ्लो में कमी नहीं हुई। अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो आइवरी कोस्ट को देखिए। आइवरी कोस्ट जो है वो अभी भी वहाँ पे खाना जंगी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत वीक है, लेकिन उसके बावजूद अफ्रीका में वो टॉप डेस्टिनेशन में गिना जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सुलाई साहब, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, हमारे साथ ही रहें, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, तर्जुमान है वज़ीर आज़म साहब के, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं और आपका भी इनपुट जो है वो साथ साथ लेते रहेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मलिक साहब, अभी हम बात कर रहे थे शामुल हक साहब के साथ भी, और राबित कयूम सुलैरी साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो 3 चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, और जिसका कल भी हम बात कर रहे थे आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ज़रूरी है इस हवाले से, और साथ साथ उन्होंने कहा कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो हमारे ओवरऑल जो पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो है उसको बड़ा अफेक्ट कर रहा है। तो मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइना के बाद जर्मनी के बाद अब वो लंदन का दौरा कर रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो क्या आप समझते हैं कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप बैठ के एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि इकोनॉमिक सिनेरियो जो है उसमें कुछ बेहतरी आ सके? जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल भरपूर अंदाज में तीनों बातों की तायीद करता हूं जिनका दोनों शुरुका ने जिक्र किया है, और डॉक्टर सुलैरी साहब से तो मेरी इस बाबत कई मरतबा बात हो चुकी है। आपने देखा है कि ये जो सियासी जो थोड़ी सी अनसर्टनिटी मुल्क में आई थी उससे किस कदर नुकसान हुआ मुल्क को। चीन के जो वजीर आजम है उनका दौरा मुलतवी हुआ, और उसमें ताखीर आई, और उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए वहां पर, इस वजह से कि कोई ऐसी ताखीर ना हो जिससे एक इजाफी गर्मी जो है वो लोगों को सहनी पड़े। और उसके बाद जर्मनी का दौरा भी इसी नौयत का था कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो क्लियरली थोड़ा सा शेक होना शुरू हो गया था उसको रिस्टोर किया जाए और उसमें इजाफा किया जाए, और सबसे ऊंची सतह जो वजीर आजम की होती है उस पर सब लोगों को यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है, और किसी किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत पैदा की जा रही है उसको रास्ते में हायल नहीं होने दिया जाएगा। और ये जो अभी आपने IMF का भी देखा कि उन्होंने 1.2 अरब डॉलर की किस्त का इजरा किया, और ये 43 से 45 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट चीन ने जिसपे दस्तखत किए हैं, और जर्मनी के अंदर जो भरपूर यकीन दहानी करवाई गई है, और बड़े बड़े जो तवानाई के इन्वेस्टर्स हैं, 2 यूरोप के बड़े तरीन जो कंपनियां हैं तवानाई की, उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश ये है कि यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, इंग्लिस्तान के अंदर जिस तरह हमने कोशिश करके चीन के साथ ये मामला तय किया है कि वो एक मुख्तस करते हैं रकम उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पाकिस्तान के अंदर, उन सरमायाकारों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर तवानाई में बिलखसूस मगर ओवरऑल सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो उनको जो कर्ज की जरूरत होती है वो वहां से ये जो रकम मुख्तस की गई है चीन में, इसी तरह की अगर एक यूरोप में हो जाए तरीकाकार तय, तो फिर यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो इन्वेस्टर को आप कितना भी यकीन दहानी करवाएं वो आखिर को भाग जाएगा। उसको तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए अपने सरमाए का, उसको मुनाफा चाहिए, और अगर आप उसको तहफ़्फ़ुज़ और मुनाफा देने को तैयार हो तो वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी तैयार है, जरिया मुआश भी आपके घर तक लाने के लिए तैयार है, और नए तरीक़ाकार कारोबार करने के जो है वो हमारे बच्चों को सिखाने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए ये जो सियासी इस्तेहकाम है ये एक पिलर है और इसकी बेहद जरूरत है।
और हम बारहा ये बात कह रहे हैं अपनी ऑपोजिशन जमातों से भी कि देखिए सियासत वहां कीजिए जहां पे सियासी फायदा हो, सियासत वहां ना कीजिए जहां पे रियासत को नुकसान हो। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तबाह करते हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी को उसमें या डिले करते हैं या खत्म करते हैं, तो उससे नुकसान हुकूमत को नहीं होता, हुकूमत वक्त को नहीं होता, उससे नुकसान रियासत और मुल्क को होता है। वो लोग जिनको रोजगार चाहिए उनसे छिन जाता है। वो गर्मी जो लोगों को सहनी पड़ती है तो साल हर साल और चलती रहेगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उससे भी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब आपने मुल्क में मुआशी तरक्की करनी हो तो आपको इस्तेहकाम चाहिए जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। आपको ये चाहिए कि दहशतगर्दी ना हो, चाहे वो सेकुलर दहशतगर्दी हो, चाहे वो रिलीजियस दहशतगर्दी हो। तो इसके लिए आपने देखा कि हमारे मुल्क में एक अरसा कदीम से हब बने हुए हैं, यानी ऐसे सेंटर बने हुए हैं, ऐसी जगहें बनी हुई हैं जहां से दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी पूरे मुल्क में। तो पहली मर्तबा उन अड्डों के अंदर जाके उसका सफाया करने के लिए भरपूर कोशिश की गई है और हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम शोहदा को जिन्होंने पूरे मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना दिया है और कुर्बानी दी है। और इंशाल्लाह अगर ये इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और हम दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं उनका सफाया करते रहे तो एकदम तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा, बतदरीज हम उसकी तरफ बढ़ते चले। मलिक साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ थोड़ी देर रहें। मैं जरा चाहूंगा कि सुलैरी साहब से भी जरा इनपुट ले लूं। सुलैरी साहब, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं उनका जो एक विजन है और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, मैं चाहूंगा कि अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं या आपकी कुछ रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से तो वो जरा हम शेयर कर लें मलिक साहब के साथ, ताकि एक रिफाइंड ओपिनियन जो है वो हमें मिल सके। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। उसमें जो दो बातें जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि देखिए आपका जो इन्वेस्टर होता है वो उसको पता होता है कि रेट ऑफ रिटर्न वहीं पे मिलता है जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो। अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं या बिल्कुल ही हर तरह की सेफ्टी चाह रहे हैं तो फिर यूरोप जो है वहां पे इन्वेस्टर को अपने पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। और यूरोप में हमें पता है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिंगल डिजिट में है। ये डेवलपिंग कंट्रीज और हमारे जैसे मुल्क हैं यहाँ पे के डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई उनको मिल सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं पे तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखने की बात यह है कि हम इक्तिसादी तरक्की के लिए किस तरह का एक पैकेज जो है वो बनाते हैं। उसमें जो चीज हुकूमत सबसे आसानी के साथ कर सकती है वो ये है कि अपने हाउस इन ऑर्डर लेके आए, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी है और जो लाइन डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज होंगी, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट करें तो उनको किस तरीके का प्रोफेशनल सर्विस दी जाए और उनको किस तरह का फॉलोअप दिया जाए। ये काम करना बहुत मुश्किल भी है और ये काम करना इंतहाई आसान भी है एक डिटर्मिन्ड गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इसके लिए विल की जरूरत है, इसके लिए विल की जरूरत पड़ेगी। सुलैरी साहब हमारे साथ रहिएगा। मलिक साहब, मुझे जरा बताइएगा कि एक तो थोड़ा सा एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो कल हो रही है, थोड़ा सा मुझे जरा बता दें कि इसमें आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह अभी सुलैरी साहब ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसको भी थोड़ा सा बेहतर बनाने की जरूरत है। रेड टेप जो है वो हमें बहुत ज्यादा परेशान किए रखता है, तो उसके लिए भी कुछ विल हमें दिखानी पड़ेगी और उसके लिए आप तैयार हैं? जी, मैं बिल्कुल तैयार हैं जी, भरपूर। और उसी का मुजाहरा अभी किया गया है। ये देखिए, ये हम एक तरह से तो ये रोड शो लेके गए हैं पूरी दुनिया के अंदर और उनको यही यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप आइए, हमारे पास तशरीफ लाएं, आपकी जो सरमायाकारी है उसको हम तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और आपको मुनाफा भी देंगे। लेकिन ये जो सुलैरी साहब ने दूसरी बात की है ये बेइंतहा जरूरी है कि देखें, बहुत से लोग अब आके कह रहे हैं कि भाई आप तो बहुत पैसा दे रहे हैं लोगों को और बहुत ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं लोगों को, इस मुनाफे को कम कर दें। अगर ऐसी बात है जी, अगर हम बहुत ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं तो तमाम अमरीकी और यूरोपियन और स्वीडिश और डेनिश और जर्मन और फ्रेंच सरमायाकार जो हैं वो लाइनें लगा के क्यों नहीं खड़े? क्यों ऐसा है कि सिर्फ चीनी सरमायाकार अभी हमारे, हम तो कोशिश कर रहे हैं अब यूरोप को वापस लाने की, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ चीनी सरमायाकार जो है वो आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि एक रकम मुख्तस करवाई हुकूमत ने लॉबी करके चीनी सरकार से कि अगर कोई यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहे तो उसको जो कर्ज है वो मिलेगा, यानी उसको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और दूसरा ये कि हमने उनको एक खास रेट ऑफ रिटर्न दिया है जो 17% के करीब है डॉलर के ऊपर। अब अगर हम इसे कम कर दें, देखिए अगर तो ये बहुत ज्यादा है
तो चीनी बैंक पैसा दें या ना दें, यूरोपियंस को, अमरीकियों को लाइनें लगा के पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, तमाम सियासी और मुआशी और समाजी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऐसी लाइनें तो लगी नहीं है। इसका मतलब है कि हम ऐसा नहीं कोई मुनाफा दे रहे कि पूरी दुनिया जो है वो लाइन लगा के आ जाए, लेकिन क्योंकि हमने खास फैसिलिटी चाइना से ले ली है तो वहां से इन्वेस्टर आ रहे हैं। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि ऐसी ही एक फैसिलिटी जो है वो यूरोप से निगोशिएट की जाए। अब जैसे हमें चीन से ये फैसिलिटी निगोशिएट करने में 1-1.5 साल लगा है, उसी तरह हमें 1-1.5 साल लॉबी करना पड़ेगा यूरोप के साथ कि कोई उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक हैं और डेवलपमेंटल बैंक हैं वो भी पाकिस्तान के लिए खतीर रकम, छोटी छोटी रकम तो उन्होंने की हुई है मुख्तसर, $200 मिलियन, $300 मिलियन की, लेकिन हमें तो अरबों डॉलर चाहिए की सरमायाकारी चाहिए। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड शो है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी अंदरूनी मामलात है, हमारी मिनिस्ट्रियों के मामलात हैं, ये बहुत भयानक है। ये जो हमारे यहाँ सिक्का शाही है और थोड़ी सी रेड टेपिज्म है, इसको काटना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट, ये क्या इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है, उसको ये अब दिया जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक वन विंडो ऑपरेशन जो है उसको सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं चलाए बल्कि एक्चुअली उसको लेके आगे चले। ठीक बात। और आपने देखा है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उसने पहले पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस की, फिर जर्मनी के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, और कल यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हुई है। और जैसे ही मिफ्ता साहब वापस तशरीफ लाएंगे वो बड़े भरपूर अंदाज में इस वन विंडो के ऑपरेशन को आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, और उसके जरिए आसानी पैदा होगी बैरूनी सरमायाकार जो कंपनियां हैं उनके लिए। ठीक है मलिक साहब, प्लीज स्टे विद अस। मैं एक चीज़ के ऊपर आपका कमेंट जरूर चाहूँगा, लेकिन उसमें ज़रा मैं इनपुट ले लूँ ज़रा सुलैरी साहब की। सुलैरी साहब, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की जो चेंजेस हैं वो भी लाने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताएं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, तालीम के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, सेहत और तालीम के ऊपर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने के होने चाहिए। और तालीम में आप देख लें, हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, तो जब हम इस तरफ साथ साथ साइमल्टेनियसली इन सेक्टर्स में भी नहीं जाएंगे और अपना ह्यूमन डेवलपमेंट का जो गोल्स हैं वो नहीं पूरे करेंगे, तो आप समझते नहीं कि हमारा जो ओवरऑल जो एक विजन है वो टार्निश्ड रहेगा? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। देखिए, दो अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक स्ट्रेटेजी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि उस ग्रोथ को आम आदमी तक, आम शहरी तक, आम खातून तक कैसे पहुंचाया जाए। और ये दोनों जो है इनको साइमल्टेनियसली चलना होता है। जो पुराने जमाने में आज से 10-15 साल पहले सोचा जाता था कि शायद स्पिल ओवर इफेक्ट होगा या ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा। और यकीनन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब वो अपना इक्तिसादी विजन हासिल कर लेती है, जब वो पाई का साइज जो है वो इंक्रीज कर लेती है, तो उसके साथ साथ उसको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से आम शहरी को रिलीफ दिया जा सकता है। क्योंकि आम शहरी जो है उनका क्वेश्चन ये नहीं होता कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उनके रिजर्व जो है वो कितने हैं, या रुपये टू डॉलर पैरिटी क्या जा रही है। उनका ये होता है कि बिजली कब सस्ती होगी, या आटा कब सस्ता होगा, चीनी कब मिलेगी, सेहत की सहूलतें कब होंगी। तो ये दो ऐसे फ्रंट है जिन पे साइमल्टेनियसली चलना है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है कि हर चीज के लिए फेडरल गवर्नमेंट को अब जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सोशल सेक्टर जो था वो 18th अमेंडमेंट के बाद वो आप उसको अच्छा इकदाम कहें, आप उसको बुरा इकदाम कहें, लेकिन वो अब तमाम सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया है। और इसमें अब हमें एक मजबूत फेडरेशन चाहिए जिसमें सारी जो सूबाई इकाइयां हैं और वफाकी हुकूमत ये मिल के यकसा ये चल सके। अदरवाइज अवाम जो है उनको ये भी पता नहीं होता कि अगर उनकी बेसिक हेल्थ यूनिट में दवाई नहीं है तो ये क्या उनकी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है या ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सही कह रहे हैं सुलैरी और साहब। हमने अक्सर ये देखा है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों की नाअहली की सजा जो है वो भुगतना पड़ती है। ठीक है सुलैरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि ये फाइनल क्वेश्चन है कि हम क्या करें कि हमारे साथ साथ जहाँ पे ये हम तरक्की के लिए इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं, साथ साथ हम तालीम पे, सेहत पे, अपने लोगों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी प्रायोरिटाइज उसको करें और उसके ऊपर जो चाहिए कम से कम उतना तो खर्च करें ना। मैं तो बिल्कुल 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ और सुलैरी साहब से भी इत्तफाक करता हूँ। और मैं आपको ये भी साथ
कहना चाहूंगा कि अगरचे ये जिम्मेदारी जो है ये अब सूबों को दे दी गई है, लेकिन फिर भी वफाक की जिम्मेदारी कुछ है। और आपने देखा होगा कि के अंदर कई चीजें की गई हैं जिससे तालीम का फरोग हो। मसलन रिसर्च और इनोवेशन के लिए बड़ी खतीर फंड से एक फंड बनाया गया है ताकि लोग रिसर्च कर सकें, और ना सिर्फ रिसर्च कर सकें, मानी खेज रिसर्च कर सकें यूनिवर्सिटियों में, जिससे कोई नई ऐसी जिद्दत पैदा हो और नया तरीका कार रोजगार बनाने का पैदा हो। उसके अलावा इसमें याद किया गया है कि पाकिस्तान में हर जगह पे यूनिवर्सिटीज जो है वो बनाई जाएंगी, क्योंकि ये वफाक के कंट्रोल में है। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हम काम ये कर सकते हैं, तो इस पे भरपूर हमें काम करना चाहिए। और फिर एक कोऑर्डिनेटिंग रोल है, मोटिवेशनल रोल है सूबों के साथ भी, और मैं समझता हूँ हमें जिम्मेदारी के साथ वो रोल निभाना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि भाई सिर्फ सूबों से पूछ लीजिए। मेरा ख्याल है उनकी तो प्राइमरी जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ी सी मोटिवेशनल जिम्मेदारी जो है वो हमारी भी है, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं उसको निभाने के लिए। अल्लाह करे कि ऐसा हो सके और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स देख सकें। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। एंड विश यू गॉड स्पीड एंड विश पाकिस्तान गॉड स्पीड। जिस तरह के मलिक साहब कह रहे थे, एक रिजॉल्व नज़र आ रही है नाजरीन के प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान का इमेज बाहर लोगों ने बना दिया हुआ है, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज बना दिया है, वो उसको थोड़ा सा रिवर्स किया जाए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और वो इंशाल्लाह होगा। ये पाकिस्तान जो है ये इतना रिजिलियंट है कि इसको हम रोक नहीं सकते तरक्की से इंशाल्लाह, और जितने भी नेगेटिव फोर्सेस काम कर रही हैं उनका मुकाबला करेंगे। अब ज़रा बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब, और वो है क्रिकेट। क्रिकेट में आपने देखा कि आज हम ऑलमोस्ट पहला टेस्ट जो है वो जीत चुके हुए हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो 2 विकेटें रह गई हुई हैं, वो भी हम जीतेंगे। लेकिन इस टेस्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त हमने इनिंग देखी, और वो थी हमारे बड़े ही प्यारे क्रिकेटर अहमद शहजाद की। आपने देखा कि कितना ब्रेवली उन्होंने प्रूव किया कि वो एक बेहतरीन बैट्समैन बन चुके हुए हैं, और हमने देखा कि वो उनमें एक टेम्परामेंट का चेंज मैं देख रहा हूँ पिछले कई माह से, कि जो पहले कुछ और तरह का टेम्परामेंट होता था, अब उन्होंने अपने आप को सबड्यू किया है और टेस्ट के साथ एक्लेमेटाइज किया है। बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन बड़ा ही अफसोस हुआ जब वो 176 पे आउट हुए, और बड़ी बुरी तरीके से आउट हुए। उनकी सेहत कैसी है ज़रा पूछते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद शहजाद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले जो कंसर्न है वो ये है कि आपकी सेहत कैसी है? शार भाई अल्हम्दुलिल्लाह सेहत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। जो कि आपको सबको पता था कि मुझे बोन फ्रैक्चर है, और उसके बाद जिसमें मुझे जॉ खोलने में, जॉ लाइन पे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से खोलने में प्रॉब्लम थी। लेकिन 2 ही दिन में माशाल्लाह ताला आई एम फीलिंग मच बेटर, जो मेरी शुरू में हालत थी। और इंशाल्लाह जिस तरह की मेरी फैंस की और आप सबकी दुआएं हैं, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कवर करके वापस ग्राउंड में जाऊंगा इंशाल्लाह। अहमद, डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि कितनी देर लगेगी इसको मुकम्मल ठीक होने में? डॉक्टर्स ने बेसिकली 3 वीक का कहा है, लेकिन ये अपने इंडिविजुअल पे भी होता है। ये इस तरह की जो फ्रैक्चर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी नहीं हुई है। अच्छा, तो जिसकी वजह से मैं पेन किलर्स पे हूँ और अपने ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जो कि 3 वीक से पहले ही उम्मीद है कि मुझे रिजल्ट नजर आने लग जाएंगे। तो जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मुझे ऐसा लगता है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं 3rd टेस्ट में जाऊँ और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ जाके इंशाल्लाह आप जाएंगे, और ज़रूर जाएंगे। मुझे जो आपके रिजॉल्व है उस पर यकीन है, और अल्लाह ताला पे यकीन है कि वो आपको जल्द ठीक करेगा। अहमद, मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो कोरी एंडरसन ने गेंद की थी, हुआ क्या था? क्या एकदम वो ऑकवर्ड बाउंस उसका हुआ, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? क्या मतलब नॉर्मली आपके ऊपर बाउंसर होते रहते हैं, तो ये कैसे एकदम आपके ऊपर हिट कर गया वो? ये देखिए, दुनिया में बहुत तेज बॉलर्स भी हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोरी एंडरसन इतने तेज बॉलर थे कि जिनको मैं रिसीव हो गया या ऐसा कुछ। मेरे ख्याल से मैं पुल मारने गया था, जिसपे मैं तेज मार गया, उनका बॉल स्लो आया, क्योंकि पिच जो डेक था वो बहुत ज्यादा स्लो था। तो जब उसने पटका बॉल, तो डेक पे थोड़ा सा जब लगा, उसके बाद बॉल ने होल्ड बैक किया, लेकिन मैं उसकी आर्म की स्पीड के साथ घूम गया, जिसकी वजह से जो था मिस टाइम हुआ। मैं पहले घूम गया और उनका बॉल बाद में आया, इसकी वजह से वो बिल्कुल जो एग्जैक्ट पॉइंट था वहां जाके हिट किया, जहाँ पे बाइजर और कैप, टी कैप के दरमियान जो वो एक छोटा सा कैप होता है, बिल्कुल वहां पे जाके हिट किया, जो कि मेरी फ्रैक्चर हो गई। तो ये आपको बेसिकली बॉल से फ्रैक्चर हुआ है या हेलमेट का कुछ हिस्सा लगा है आपको? देखिए, पहले तो मुझे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मुझे बॉल लगा, आई वाज लाइक ब्लैंक फॉर अराउंड 10 सेकंड।
didn't had any clue what's going on, what's not, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं आउट हो गया। हाँ। तो जब मुझे लगा है, मैं गया हूँ, मैं हॉस्पिटल गया हूँ, वहां से वापस आया, उसके बाद आके मैंने रीप्ले देखा है, तो काफी लोग कह रहे थे कि ग्रेल लगी है, लेकिन जब मैंने उसको खुद व्यू किया और जब मुझे फील आई थी और मुझे लगा कि मुझे बॉल हिट किया, क्योंकि जैसे ही मुझे हिट किया वो वाज़न्ट इन दैट सिचुएशन या कंडीशन कि मुझे पता हो कि क्या चीज लगी है, बिकॉज आई वाज ब्लैंक। तो लेकिन उसके बाद जब मैंने रीप्ले देखा और जब मैंने वो फीलिंग थोड़ी सी रिकॉल की है, तो मुझे लगा है कि जो उस गैप के अंदर से मुझे बॉल हिट की है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली। अच्छा अच्छा अहमद, मुझे जरा बताइएगा कि अब थोड़ा सा अपनी जो इनिंग्स थी आपकी 176 की, माशाल्लाह मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंशाल्लाह आप डबल करेंगे और पाकिस्तान को माशाल्लाह एक अच्छा आप रिकॉर्ड देंगे। तो ये भी खैर रिकॉर्ड है आपका, मतलब इस एज में किसी ने भी इतने 150 प्लस नहीं किए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इस इनिंग को आप कैसे रेट करेंगे? देखिए लास्ट 12 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, जिस तरह की मैंने परफॉर्मेंसेस अल्लाह ताला ने मुझसे ली है, अपने मुल्क के लिए करवाई है, बहुत अच्छे गोल्डन पीरियड से गुजर रहा हूँ। आई मस्ट से कि आई एम हिटिंग द बॉल प्रीटी वेल, आई एम फीलिंग मच बेटर कॉन्फिडेंट दैन आई वाज बिफोर। तो ये टाइम है, तो कैश इन करने का टाइम है। टाइम पे ऐसी इंजरी हो जाना ऑफ कोर्स सेटबैक है, बट वी हैव टू टेक इट, ये अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है। बीइंग अ मुस्लिम हम सबका ईमान है अल्लाह ताला पे, और ये जो भी अल्लाह ताला करते हैं उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है इंसान की। तो हम जस्ट टेकिंग इट पॉजिटिवली कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चीज से गिर से बचाई है, और मैं हर तरीके से उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ। और जैसे ही मैं फिट होता हूँ तो आई डोंट वांट टू लूज दिस टाइम, एंड अपनी हार्ड वर्क स्टार्ट करके मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थर्ड टेस्ट में वापस जाऊँ एंड सर्व माय कंट्री। अहमद, एक चीज मुझे याद आ गई, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मैं आपके एटीट्यूड में बड़ी पॉजिटिव चेंज देख रहा हूँ, बड़ी पॉजिटिविटी है। एक चीज तो मुझे बताएं कि जो इनिंग आपने खेली उसके ऊपर पेरेंट्स आपके खुश थे और साथ साथ उनको फिर एक परेशानी भी देखनी पड़ गई, पेरेंट्स की क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? कोई बात नहीं, मुझे काफी काम एक साथ करने पड़ रहे हैं, थोड़े से कमजोर दिल माँ बाप सबके होते हैं। अच्छा, जारी बात है, लाडला हूँ, घर का बहुत प्यार करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हाँ। लेकिन मैं बाहर की चीजें ठीक कर रहा हूँ और मुझे घर की चीजें भी ठीक करनी है, और उनको समझा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला एक दिन वो समझ जाएंगे कि मुल्क के लिए ऐसी चीजें कोई बड़ा मसला नहीं है। लोग बॉर्डर पे भी खड़े होकर जान दे देते हैं, तो ये तो फिर ग्राउंड है। मुल्क के लिए जब कोई चीज कर रहे हैं उसमें कोई चीज होगी है तो इसमें फख्र ही होना चाहिए, इसमें रोना नहीं चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा अहमद, एक चीज मुझे बताएं कि मैं एक और चीज जो बड़ी पॉजिटिव देख रहा हूँ वो ये है कि पूरी टीम जो है वो इसे जेल की हुई है और बड़े अच्छे तरीके से हर बंदा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, एक टीम यूनिट लग रही है। तो इसमें एकदम ये तब्दीली पॉजिटिव जो है ये कैसे आई है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका से अगर आप टेस्ट इनिंग्स उठा के देखें, सबकी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बट फिनिशिंग टच से तो वो जो टचेस हैं वो वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक मोमेंटम बना है। अभी हमें ये सोचना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जो चीजें हम पॉजिटिव चीजें अभी कर रहे हैं उनको बार बार दोहराने की जरूरत है। जिस तरह जल है उसी तरह रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से इट्स टोटली इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। आप देखें, हर इंडिविजुअल को अपनी जिम्मेदारी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी लेता है प्रॉपरली, तो इन दी एंड बेसिकली ये इफेक्ट टीम को ही करती है, टीम को ही मदद करती है। तो मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और उसको करने की कोशिश कर रहा है। देखें, एज लॉन्ग एज वी ट्राइंग, वी ऑल बिलीव के होना ना होना अल्लाह ताला के हाथ में होता है, बट योर हार्ड वर्क मैटर्स, और यू नो द वे यू ट्राई थिंग्स। तो मेरे ख्याल से सब ट्राई कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलता जा रहा है सब प्लेयर को। एज वी ऑल नो कि काफी चेंजेस होती हैं हमारी टीम में, और काफी यंग टीम थी, तो टाइम लगता है, किसी न हर प्लेयर को टाइम लगता है कुछ सीखने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए, स्कोर करने के लिए, आर्ट समझने के लिए। तो मेरे ख्याल से सारे विलिंग है, जितने भी यंगस्टर्स टीम में है, सीनियर्स के साथ मिलकर वो सीख रहे हैं काफी कुछ, एंड सब रिस्पेक्ट करते हैं सीनियर्स की, और सीनियर्स जूनियर्स की कर रहे हैं, और इसी तरह एक टीम चलती है, और ये मोमेंटम टूटना नहीं देना चाहिए। बल्कि इसमें मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं कि जो आप अभी वहीं पे थे तो आपके लिए केक भी काटा गया वहां पे, और सारी टीम वहां पे मौजूद थी और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू इवन चेयरमैन साहब शहरियार खान साहब, ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट मी, एंड सेम गोज टू Najam Sethi saab, and he was also called me a couple of times and asked me about my health. They were really concerned about me and giving me all the best wishes for my health. सही बात है। तो मेरे ख्याल से मुझे सबका थैंक यू अदा करना चाहिए। जब मुझे बॉल लगा तो मेरे ख्याल से सारी टीम जो थी 25 लोगों की हमारी वहाँ पे, सारे वाज वेरी कंसर्न अबाउट मी एंड लाइक अ फैमिली टू मी। तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि मैं बाहर हूँ। तो देखिए, यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये फर्क लाती हैं टीम में। ये छोटी टीम और बड़ी टीम में यही दो कुछ चीजों का फर्क होता है, और डिसिप्लिन रहने का फर्क होता है, जो कि आई थिंक वी डूइंग परफेक्टली एट द मोमेंट।
और यही चीजें दोहराने की जरूरत है एज ए सेक्टर। सही बात है। और आखिरी सवाल अहमद ये है कि वर्ल्ड कप के लिए आप एंथुजियास्टिक हैं, एक्साइटेड हैं एंड रेडी हैं? बस मैंने एक लास्ट टाइम एक कमेंट किए थे कि मुझे किसी ने पूछा था कि आपका रिग्रेट क्या है 2011 का वर्ल्ड कप, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि मैं आगे से किसी प्रोग्राम में ना कहूँ कि मेरे रिग्रेट का पूछिए और मैं कहूँ 2015 का वर्ल्ड कप। अल्लाह करम करेगा, आप कामयाब होंगे। अहमद आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. और विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू गॉड स्पीड। और अल्लाह करे कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं, जिस तरह आप खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में हैं आप, अल्लाह करे कि इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा होता चला जाए। और मैं अहमद शहजाद की शक्ल में नाज़रीन बहुत बड़ा एक प्लेयर बनता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह करे कि हम देखें कि ये हमारे लिए सालों तक खेलें। और मैं तो बल्कि फ्यूचर कैप्टन भी कहा करता हूँ हमेशा अहमद को। और मैंने एक दफ़ा अहमद को ये भी कहा था कि जब आप अगर विकेट अपनी थ्रो नहीं करेंगे तो शायद ही कोई बॉलर होगा जो आपको आउट कर सके। ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर और टेम्परामेंटली अब माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। क्रिकेट ही के हवाले से बात करेंगे। मैं हमारे पुराने दोस्त आमिर बिलाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के और कोचिंग के हवाले से बड़े ज़बरदस्त इनके बल्कि उन्होंने किताब लिखी हुई है कोचिंग के हवाले से। उनसे ज़रा बात करते हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। लॉन्ग टाइम नो सी। आमिर भाई मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह तकरीबन मैच जीत चुकी है पहला। और बाय द वे मिसबा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन कैप्टन बनने वाले हैं। इमरान साहब का और मियांदाद साहब का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? जी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और मिसबा के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा तो हमेशा से मिसबा पे बहुत ज्यादा फेथ, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप ही ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको। जी बिल्कुल, 2007 में मैं उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक था और कुछ थोड़ी सी एफर्ट मेरी भी थी, लेकिन जाहिर बात है कि मिसबा की अपनी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई आर नहीं है कि मुझे अपनी सिलेक्शन पे हमेशा से बड़ी भरोसा रहा और मिसबा ने हमेशा क्रिटिकल टाइम्स में प्रूव किया कि वो पाकिस्तान की बैटिंग का में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और एज अ कैप्टन उनके डिसीजन हमेशा बहुत ही बोल्ड और बहुत जबरदस्त डिसीजन होते हैं। ठीक बात। तो मैं समझता हूं कि मिसबा की जितनी भी तारीफ एज अ कैप्टन की जाए वो कम है और इस वक्त वो पाकिस्तान की टीम के लिए कसासा है। वेरी गुड। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि विकेटें स्लो हैं और ये स्लो विकेट का मतलब ये है कि हमारे जो लड़के हैं उनको सपोर्ट करेंगी, तो जब ये फास्ट विकेटों पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके मसाइल होंगे और फिर वहाँ पे जाके पता चलेगा कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। जो अगरचे किसी हद तक सही भी है, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो अभी जो विनिंग स्ट्रीक चल रही है ये कंटिन्यू करेगी आगे तक? न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद फिर वर्ल्ड कप तक जाना और उसमें वहाँ पर परफॉर्म करना, हम कंटिन्यू कर सकेंगे इसको? जी मैं समझता हूं कि देखिए, आप जब लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो बैट्समैनों को बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। 100 जो है ना, वो कोई भी बैट्समैन जब 100 रन बनाता है, वो चाहे जैसी भी विकेट हो, उसको एक बड़ा एक रिन्यूड किस्म का कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी आप देखें अगर तो शहजाद से जैसे भी आप बात कर रहे थे, 176 रन की माशाल्लाह उन्होंने इनिंग खेली। अभी हफीज ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है, वो कम बैक किया है उन्होंने अपना। और इसी स्लो विकेटों के ऊपर राहत अली जैसा लेफ्ट आर्म आपको फास्ट बॉलर मिल गया है जो कि बहुत अच्छी गेम कर रहा है। बहुत अच्छी। इवन इमरान ने बहुत अच्छी गेम की है। यकीनन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की विकेटों पे आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़े दूरंदेशी से काम ले और टीम को जरा जल्दी भेज दे, चाहे उनको कुछ खर्चा अपने पल्ले से भी करना पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक थोड़ा सा लंबा कैंप इनको मिल जाए वहां पर, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म ना करे। अच्छा ये बताइएगा, अब जरा आपसे रिलेटेड भी क्वेश्चन के जो कोचिंग स्टाफ है हमारा, जिस तरीके से आप फील किया करते थे कोचिंग होनी चाहिए, जो नए कोचेज आए हैं, आप समझते हैं कि वो डिलीवर कर रहे हैं उसी तरह? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस दफा बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है हमारे लोकल कोचेज ने, और उन्होंने जो फॉरेन कोचेज हमारे इस वक्त साथ हैं उनको स्पेस दी है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि जब आप बाहर का जो कोच लेके आते हैं उसको नॉर्मली हमारे कल्चर के बारे में जरा थोड़ी सी आगाही कम होती है। सही और थोड़ा वो वक्त लेता है एडजस्ट करने में लड़कों के साथ, लेकिन वो टेक्निकली डेफिनेटली बहुत बेहतर होता है। अभी आप जो ग्रैंड क्लार्क वगैरह ने जो हमारे लड़कों की के साथ मेहनत की है और जो बैटिंग टेक्निक्स में उनकी जो खामियां थी वो दूर की हैं, वो यकीनन बहुत फायदा हुआ है, और वकार ने भी इस चीज से बहुत फायदा उठाया है। और मैं समझता हूं कि वकार के बारे में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे लोगों के जहन में, वो दूर हो जाने चाहिए। जरूरी नहीं
नहीं होता कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बहुत अच्छा कोच भी हो, लेकिन जो वकार को मैंने इस दफा कोचिंग करते हुए देखा है वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। और बहुत बेहतर तौर पे उन्होंने भी टीम की टेम्परामेंट के साथ अपने टेम्परामेंट को एडजस्ट किया है, जिसकी वजह से इट हैज बिकम अ वेरी गुड मिक्स। बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कल पाकिस्तान मैच जो है वो लंच से पहले पहले इंशाल्लाह जीत लेगा और 1-अप में चला जाएगा सीरीज़ में। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो बाकी मैचेस हैं उसमें भी पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे और जो पाकिस्तानीज़ ख़ासतौर पर जो बैटिंग है उसने जो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू किए हुए हैं वो सिलसिला जारी रहेगा। और हम देख रहे हैं कि मिसबाह उल हक में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस हम ख़ास तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी टीम जो है उसकी एक एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़ चुका हुआ है। और अल्लाह करे कि हम इसके रिजल्ट्स ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं नाज़रीन। अपने जो कमेंट्स हैं वो हमें ज़रूर भेजा करें हमारे ट्विटर और फेसबुक के एड्रेसेस पे, उनसे हमें इंप्रूवमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इसरा किसानों को इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।